आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। मूवीज फिलॉसफी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। यहां हम फिल्मों की गहराई में उतरते हैं, उनकी कहानियों को समझते हैं और उन भावनाओं को जीते हैं जो हमें सिनेमा पर्दे पर छू जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने न सिर्फ दर्शकों को झकझोरा बल्कि सत्य और न्याय की परिभाषा पर सवाल खड़े किए। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2015 में रिलीज हुई फिल्म तलवार की, जिसे मेघना गुलजार ने निर्देशित किया और विशाल भारद्वाज ने लिखा। इस क्राइम थ्रिलर ड्रामा में इरफान खान, कोंकणा सेन शर्मा और नीरज काबी जैसे दमदार कलाकारों ने अपनी एक्टिंग से जान डाल दी। तो चलिए इस रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी की यात्रा पर चलते हैं, जहां हर नजरिया एक नया सच सामने लाता है। परिचय: एक रहस्य जो सुलझने की बजाय उलझता गया। तलवार 2008 के नोएडा डबल मर्डर केस से प्रेरित है, जो भारत के सबसे चर्चित और विवादास्पद मामलों में से एक रहा। फिल्म में 14 साल की श्रुति टंडन और उनके घर के नौकर खेमपाल की हत्या की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की गई है। लेकिन यह फिल्म सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह सिस्टम की खामियों, जांच की गलतियों और सत्य की परतों को उजागर करती है। फिल्म 3 अलग अलग नजरियों से इस केस को दिखाती है। पहला, स्थानीय पुलिस की जांच जो श्रुति के माता पिता को दोषी ठहराती है। दूसरा, सीबीआई की पहली टीम की जांच जो माता पिता को निर्दोष मानती है। और तीसरा, दूसरी सीबीआई टीम का नजरिया जो फिर से माता पिता को कटघरे में खड़ा करता है। यह रशोमोन इफेक्ट का शानदार उदाहरण है, जहां हर नजरिया अपने आप में सत्य लगता है, लेकिन पूरा सच कोई नहीं जानता। कहानी: एक रात, 2 हत्याएं और अनगिनत सवाल। कहानी शुरू होती है 15-16 मार्च 2008 की रात से, जब नोएडा के समीर विहार में रहने वाले रमेश और नूतन टंडन को अपनी 14 साल की बेटी श्रुतिमृत मिलती है। उनकी चीखें हवा में गूंजती हैं और पुलिस को बुलाया जाता है। लेकिन जल्द ही एक और झटका लगता है। उनके नौकर खेमपाल का सड़ा गला शव घर की छत पर मिलता है। स्थानीय पुलिस तुरंत खेमपाल को मुख्य संदिग्ध मानती है, लेकिन उसकी मौत के बाद सारा शक रमेश और नूतन पर आ जाता है। पुलिस का मानना है कि यह एक ऑनर किलिंग का मामला है। एक पुलिस अधिकारी ठंडे लहजे में कहता है, "यह तो साफ है, बाप ने बेटी को रंगे हाथों पकड़ लिया और गुस्से में दोनों को मार डाला।" यहां से कहानी में पहला डायलॉग आता है, जो पुलिस की सोच को दर्शाता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस चीफ कहता है, "इज्जत के लिए खून करना कोई नई बात थोड़े है, ये तो हमारे खून में है।" ये डायलॉग न सिर्फ पुलिस की मानसिकता को उजागर करता है, बल्कि समाज में गहरे बैठे पूर्वाग्रहों को भी सामने लाता है। रमेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है और श्रुति को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगती हैं। जनता का गुस्सा बढ़ता है और केस को सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीडीआई) को सौंप दिया जाता है। यहां से कहानी में एंट्री होती है ज्वाइंट डायरेक्टर अश्विन कुमार इरफान खान की, जो एक तेज तर्रार और सिद्धांतवादी अधिकारी हैं। अश्विन को पुलिस की लापरवाही पर गुस्सा है। वह मानते हैं कि क्राइम सीन को ठीक से संभाला ही नहीं गया। वह कहते हैं, सच को ढूंढने के लिए पहले गंदगी साफ करनी पड़ती है और ये गंदगी पुलिस ने फैलाई है। ये डायलॉग अश्विन के किरदार की गहराई को दिखाता है। वह सिस्टम से लड़ने को तैयार है, बस सच सामने आए। अश्विन और उनकी टीम जांच शुरू करते हैं। वे नार्को टेस्ट और वैज्ञानिक तरीकों से यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि हत्या में रमेश के असिस्टेंट कन्हैया और उसके 2 साथी शामिल थे। 22 जून 2008 को रमेश को जेल से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नया मोड़ लेती है। अश्विन के सीनियर रिटायर हो जाते हैं और नया सीडीआई चीफ आता है। अश्विन का सहयोगी वेदांत, जो प्रमोशन की लालच में है, उनके खिलाफ हो जाता है। दोनों के बीच तीखी बहस होती है, जहां वेदांत कहता है, "सच वही होता है जो ऊपर वाले को पसंद आए। अश्विन, तुम्हारी जिद हमें डुबो देगी।" ये डायलॉग सिस्टम में करप्शन और सत्ता के दबाव को उजागर करता है। अश्विन को सस्पेंड कर दिया जाता है और केस एक नई सीडीआई टीम को सौंपा जाता है, जो फिर से रमेश और नूतन को दोषी ठहराती है। दोनों टीमें अपनी अपनी थ्योरी के साथ सीडीआई चीफ के सामने अपनी बात रखती हैं, लेकिन सबूतों के अभाव में केस बंद करने का रिपोर्ट फाइल कर दिया जाता है। टंडन परिवार इस रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है
लेकिन कोर्ट इसे खारिज कर देता है और माता पिता को ही आरोपी मान लेता है। 8 जून 2012 को ट्रायल शुरू होता है और कई महीनों बाद टंडन दंपति को दोषी ठहरा दिया जाता है। चरमोत्कर्ष, सत्य की हार या सिस्टम की जीत। फिल्म का चरमोत्कर्ष वह लम्हा है जब दोनों सीडीआई टीमें अपनी अपनी थ्योरीज पेश करती हैं। एक तरफ अश्विन जो माता पिता को निर्दोष मानते हैं और दूसरी तरफ नई टीम जो उन्हें दोषी ठहराती है। अश्विन की आंखों में गुस्सा और बेबसी साफ दिखती है जब वह कहते हैं, सच को बार बार मारना बंद करो, यह सिस्टम नहीं, इंसानियत की हत्या है। यह डायलॉग फिल्म के भावनात्मक चरम को दर्शाता है, जहां सत्य की खोज सत्ता और पूर्वाग्रहों के आगे हार जाती है। आखिर में कोर्ट का फैसला आता है और टंडन दंपति को दोषी ठहराया जाता है। लेकिन दर्शक के मन में सवाल रह जाता है, क्या सच में वे दोषी थे या सिस्टम ने उन्हें बलि का बकरा बना दिया? फिल्म का अंत हमें जवाब नहीं देता, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करता है। थीम्स और भावनात्मक गहराई। तलवार सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं, बल्कि सिस्टम की विफलता, मीडिया ट्रायल और सामाजिक पूर्वाग्रहों पर एक तीखा प्रहार है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक मासूम लड़की की मौत को सनसनीखेज बनाकर उसकी इज्जत को तार तार किया गया। रमेश और नूतन की बेबसी, उनकी आंखों में छुपा दर्द और अश्विन की सत्य की खोज में हार, ये सारी भावनाएं दर्शकों को झकझोर देती हैं। एक सीन में नूतन रोते हुए कहती है, हमने अपनी बेटी खो दी और अब लोग हमें ही कातिल कहते हैं, ये कैसा इंसाफ है। ये डायलॉग हर माता पिता के दर्द को बयान करता है, जो न सिर्फ अपने बच्चे को खोते हैं बल्कि समाज के तानों का भी शिकार बनते हैं। निष्कर्ष, सत्य की तलाश अधूरी रह गई। तलवार एक ऐसी फिल्म है जो हमें सत्य और न्याय की परिभाषा पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। ये फिल्म हमें दिखाती है कि सिस्टम में कितनी खामियां हैं और कैसे एक परिवार की जिंदगी को नष्ट कर दिया जाता है। इरफान खान की एक्टिंग, मेघना गुलजार का निर्देशन और विशाल भारद्वाज की लेखनी ने इस फिल्म को एक अविस्मरणीय अनुभव बना दिया। तो दोस्तों, तलवार हमें यह सिखाती है कि सच हमेशा सामने नहीं आता और कई बार वह सिस्टम की परतों में दबकर रह जाता है। आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मूवीज फिलॉसफी में फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई गहराई के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।